बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नावल है या इलाही, राइट किया है डॉक्टर सलमान शकूर कम्बो। बाब अवल किस्त नंबर 16। चौधरी हमायूं सकलैन की गाड़ी एक खेत के आगे आकर रुकी तो खेत में काम करते हुए दीनू के सीने ठा से आ लगी। बुढ़े दीनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चौधरी हमायूं सकलैन गाड़ी से उतर खेत में दाखिल हो चुका था। अपनी मोच को वट देता हुआ और बड़े रोबदार अंदाज में खेत में आ गया। पैरों तले मट्टी को कुचलता हुआ वो दीनू के करीब आ गया। सलाम हजूर। दीनू ने चौधरी हमायूं सकलैन को सलाम किया। सलाम, दुआ बाद में होगी। चौधरी हमायूं सकलैन गुस्से से बोला, पहले ये बता कि जो मैं तुझे कहा था वो तुझे मंजूर है? चौधरी ने रौब से कहा, हजूर वो मैं। दीनू कपकाते हुए होंठों से बोला, बात मत बढ़ा, हाँ या ना बोल। चौधरी ने धार कर कहा, चौधरी साहब मम मेरे। दीनू फिर कुछ बोलने वाला था, तुझे कहा हाँ या नहीं, ज़मीन मुझे देगा या नहीं? चौधरी फिर धारा नन नहीं, मीनू ने कपकाते हुए कहा। तो चौधरी ने गुस्से से दीनू को देखा। चौधरी की आंखों में दीनू के लिए इस कदर गुस्सा था कि शायद अभी अड्डे कत्ल कर दे। दीनू के जिस्म के बाल यकदम खड़े हो गए, सांसें तेज़ और दिल ज़ोर से धड़कने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? चौधरी हमायूं सकलैन को आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। चौधरी हमायूं सकलैन ने ज़ोरदार तमाचा दीनू के मुंह पर दे मारा। दीनू इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था और ज़मीन पर औंधे मुंह जा गिरा। चौधरी झका और दीनू को गिरेबान से पकड़ा और झंझोड़ने लगा। मैं तुझे देखता हूँ कैसे मुझे तू ये ज़मीन नहीं देता। चल चौधरी साहब। दीनू हाथ जोड़कर बोला, चौधरी साहब हम मेरे बच्चों का यही वह जरिया है रोज़ी का। चल चौधरी जी। दीनू ने गड़गड़ा रहा था। मेरी शक्ल पर क्या तुझे उल्लू लिखा हुआ नज़र आता है क्या? चौधरी ने दीनू को ज़ोरदार धक्का दिया। अरे कुछ सोच कर कहा है, मैं तुझे ये सब तुझे नौकरी दूंगा। मैं नौकरी? चौधरी धारा मम मगर मैं। चौधरी साहब। दीनू चौधरी के पैर पड़ गया। ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है, ये इनकी निशानी है, मैं कैसे? दीनू चौधरी के पैरों पर झुककर गिरा रहा था। चौधरी ने दीनू को ज़ोरदार ठुड्डा मारा और वहाँ से मुड़ गया। फिर अपनी मूँछों को वाट देते हुए बोला, मेरे आदमी थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, कुछ कागजात तेरे पास लेकर इन पर अंगूठा लगा दीजो, चौधरी ने कहा और आगे बढ़ गया। चौधरी तो इसे ठुकराता हुआ आगे बढ़ गया, मगर मजबूर दीनू के दिल में हक तुल्फी और नाइंसाफ़ी होने के बाद कमतरी की आंधियाँ चल रही थी। वो नम आँखों से चौधरी को देख रहा था। ताकतवर लोग मजबूर और बेबस लोगों का ऐसे मजाक बनाया करते हैं। किसी की इज्जत नफ्स इनके लिए कोई मानी नहीं रखा करती। इनका एक ही मज़हब होता है दौलत, और मज़हब की पैरवी वो दिलो जान से करते हैं। दीनू की आंखें नम थी, दिल शख्सा था और रूह जख्मी। आज तेरे पास ताकत है चौधरी, आज तेरे पास ताकत है, दीनू ने आसगी से कहा। फिर आसमान की तरफ देखने लगा जैसे खुदा से इस वाक़े का जवाब मांग रहा हो। मैं हूँ बेबस और बेआसरा, तू ही दिखा कोई राह दे, मेरी ज़ात बिखरी है हर जगह, समेट मेरा हर ज़रा दे, तू ही तो मेरा है नगेबां या इलाही या इलाही। मांझा और जोजा दोनों घर के सहन में बैठी थी। जोजा मांझा के सर पर मालिश कर रही थी। तेल की दोपहर का खूबसूरत समा था। खूबसूरत हवा हर तरफ चल रही थी। सहन में लगे पीपल के दरख्त के पत्ते हवा से हलते खूबसूरत आवाज़ पैदा होती, और कुछ पत्ते जो टहनी से मजबूती से नहीं लगे हुए थे तो वह हवा के जोर से दरख्त से उतरकर नीचे सहन के फर्श पर जा गिरते थे। दुनिया की हकीकत भी दरख्त के पत्तों जैसी है। जो इंसान ज़्यादा मजबूत होता है और हालात का मुकाबला करने का ताकत रखता है तो साबित कदमी से दरख्त के मजबूत पत्तों की तरह अपनी हैसियत बरकरार रख लेता है, मगर कमज़ोर लोग कमज़ोर पत्तों की तरह ज़रा से हवा के झोंके की भी ताब नहीं ला पाते। जोजा बाजी हुंता छाड़ दियो मांझा के सर की। जोजा काफ़ी देर से मालिश कर रही थी। नहीं नहीं, तुसी मुझे ये बताओ कि सुकून मिल रहा है ना? जोजा ने कहा, हाँ बाजी, सुकून तो आपके हाथों में बहुत है, मगर आप रात का खाना भी तो पकाना है ना? मांझा ने कहा, खाना तो मैं पका लूँगी, आपने सिर्फ आराम करना है। हकीम ने कहा था ना कि इस हालत में ना कोई परेशानी लेनी है आपने और ना ही कोई काम करना है। जोजा ने मुस्कुराकर कहा। जोजा बाजी चांद के अब्बा को
तो सिर्फ मेरे हाथ की रोटी पसंद है। मांझा ने कहा, लेकिन मांझा बाजी, मैं आज आपको आग के पास भी नहीं जाने दूंगी, समझिए आप। जोजा ने कहा, चांद के अब्बा गुस्से में आ जाएंगे। जोजा मांझा घबरा गई थी। तो वो तो इनके रोज़ का मामला है बाजी, आप परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे, जोजा ने कहा और तेल की शीशी बंद करने लगी। जीनत फैसल को व्हील चेयर पर बिठाए अस्पताल के बैरूनी भाग में ले आई थी ताकि साफ पैर के खूबसूरत मौसम से फैसल होश उठाए और इसके बोझल दिल को सुकून आए। सुबह से वो फैसल के साथ थी और इसके पास बैठी इससे बातें करती रही थी। वो बार बार फैसल से कोई मज़ाहिया बात करती ताकि फैसल के जहन में अपनी कटी हुई टांग का ख्याल ना आए। अभी अभी फैसल ने अपनी टांग खोई थी और जीनत शायद फैसल दर्द समझ पा रही थी, क्योंकि अपनों का दर्द तो अपने ही समझा करते हैं। गैर तसल्लियाँ देते हैं और तरस खाते हैं। जीनत के सवाल फैसल का था भी कौन, तनहा थे वो दोनों इस भरी दुनिया में। फैसल 12 साल का था जब माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। वो दोनों भरी दुनिया में तनहा रह गए, क्योंकि रिश्तेदारों ने तो इन्हें देखना भी गवारा नहीं किया। मामू ने यह कहकर जान छुड़ाई कि बच्चे मेरे साथ गांव में ना रह पाएंगे। चचा ने कहा कि मेरे बच्चे बड़े हैं, इनके साथ ये रह ना पाएंगे। खाला के दिल में थोड़ा सा रहम आया जरूर था, मगर फिर इसने भी मुंह मोड़ लिया कि ये कहकर कि मेरे बच्चों के सामने ये एहसास कमती का शिकार हो जाएंगे। खैर, ये किसी ने बहाना बनाया, किसी ने जैसी सोच थी इसने वैसा ही बहाना बना दिया। मकसूद यही था कि इन माँ बाप के बच्चों की कफालत ना करनी पड़े। हमायूं को थोड़ा दर्द का एहसास हुआ था हमसायों को थोड़ा दर्द का एहसास हुआ था जब सारे रिश्तेदार चले गए। तो हमसायों में रहने वाले न्याज ने फैसल को अपनी दुकान पर काम करने के रख दिया। फैसल भी 12 साल का बच्चा अपनी कम उम्र में बड़ा हो गया था। जैसे अपनी 7 साला बहन का पेट पालने के लिए नाजों में पले, फैसल ने न्याज साहब की करियाने की दुकान की शर्त मान ली। रोज़ सुबह न्याज साहब फैसल को अपने साथ दुकान पर ले जाते और फिर सर शाम ही फैसल घर आ जाता, क्योंकि घर में जीनत अकेली हुआ करती थी। जीनत को मोहल्ले की कई औरतों ने कहा कि हमारे घर की हल्की फुल्की सफाई कर दिया कितना, बदले में हम तुम्हें 3 वक्त का खाना और अपने बच्चों के पुराने कपड़े दे देंगे। मगर फैसल ने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि इसके बहन को कभी कोई तकलीफ पहुंचे। वो हमेशा दुकान पर अच्छे अच्छे काम करता, हर किसी की मदद करता, जिससे एक बुरा आदमी एक बार पैसे ज़्यादा दे गया। न्याज साहब को याद नहीं रहा था, शायद फैसल ने याद करवाया। 2 पैसे वापस करने पर इस बुरे आदमी ने वो ज़ायद पैसे जो कि 500 रुपये थे फैसल को तोहफे में दे दिए। न्याज साहब ने भी फैसल को एक किताब तोहफे में दे दी। फैसल ने इन 500 में से कुछ पैसों से जीनत के लिए घड़ियाँ खरीदी और बाकी पैसे बचा कर रख लिए। किताब खोली तो इसे सही से पढ़ना ना आया। अंग्रेज़ी की किताब थी और फैसल अभी 4th जमात में था जब इसने पढ़ाई छोड़ दी थी। इसने खुद से एक वादा किया, मैं खुद तो नहीं पढ़ सका मगर अपनी जीनत को, अपनी बहन को पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाऊंगा। फिर फैसल ने ये बात न्याज साहब से कही तो न्याज साहब ने जीनत को एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। फैसल दिन रात करियाने की दुकान पर मेहनत करता और जीनत को स्कूल में पढ़वाता रहा। वक्त गुजरता गया था। लम्हे इतनी तेजी उड़ के साल बीत गए। घरों की दीवारों के रोगन बदल गए, दीवारों पर लगे कैलेंडर बदल गए, शहर में नई इमारतें बन गई। जीनत ने भी गुजरते वक्त के साथ साथ अपनी मैट्रिक कर लिया था, बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। आखिरकार इसके नंबरों को देखते हुए इसका वजीफा लग गया और इसे इंटरमीडिएट में दाखिला मिल गया। फैसल चाहता था कि मेरी बहन बड़ी उस्तानी बने, यानी प्रोफेसर बने, और जीनत भी अपने भाई का ये ख्वाब पूरा करना चाहती थी। वक्त थमता ही नहीं, तहरीक में ये वक्त बहुत ही कम रुका है। खैर जीनत ने 12वीं जमात का इम्तहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। फैसल 24 साल का हो चुका था। अब इसने अपनी करियाने की दुकान डाल ली थी, मगर साथ वो एक होटल में काम भी करने लगा था। वो खुद तो रूखी सूखी खाता और वैसे ही रूखी सूखे कपड़े पहनता, मगर जीनत के लिबास और खुराक पर कोई समझौता न करता। जीनत भी तो 19 की हो चुकी थी। अब जीनत ने आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था। भाई, मैं चाहती हूँ मैं यूनिवर्सिटी के साथ साथ किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दूँ। एक दिन जीनत ने फैसल से कहा तो फैसल गुस्से में आ गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने
कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? क्या तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे ज़हन में कब फतूर आ गया? तुम मुझे कुछ समझती ही नहीं हो। ठीक ठीक है, कर लो। फैसल सुनते ही गुस्से में आ गया था। पहली बार वो जीनत पर चिल्लाया था। आखिर जीनत ने बात ही ऐसी की थी। फैसल कैसल चाह सकता था कि इसकी बहन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली बने। वो तो चाहता था कि इसकी बहन बड़ी उस्तानी बनेगी। किसी दिन फैसल बहुत रोया, बहुत ज़्यादा, सारी रात रोता रहा। शायद जीनत भी इसी अपनी गलती का एहसास हो गया। कहते हैं कि जब आपकी वजह से किसी का दिल टूट जाए तो इसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे टूटा दिल तो नहीं जुड़ता, हाँ, तकलीफ थोड़ी कम हो जाती। जीनत ने भी यही किया था, मगर फैसल भी खुद पर शर्मिंदा हो चुका था, ये सोचकर कि मुझे जीनत से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर एक दूसरे से माफ़ी मांगी थी और दोनों बहन भाई ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। जल्दी की जीनत को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। फिर जीनत ने ग्रेजुएशन भी कर ली और मास्टर शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से जीनत के दांतों में काफ़ी दर्द था। वो जवान हो चुकी थी, मगर थी वो आज भी वही छोटी बच्ची थी, वो जो दांतों के डॉक्टर से डरती थी। फैसल इसे दर्द से तड़पता नहीं देख सकता था। वो बहन को दांतों के डॉक्टर के पास ले जाने की फरमाइश की। जीनत कभी भी मानने वाली न थी। आखिरकार फैसल इसे बुला पिसला कर दांतों के डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते में जीनत को एहसास हो गया था तो इसने इधर उधर न जाने की जिद शुरू कर दी, मगर इसकी ये जिद इसके भाई की टांग ले उड़ी। जीनत फैसल के व्हील चेयर को चीरते हुए माजी में सोच रही थी।